मिडिल ईस्ट में तबाही मची है। सीरिया विद्रोह की आग में झुलस गया है। ईरान और रूस के गढ़ रहे सीरिया में अलकायदा से जुड़े सुन्नी विद्रोही गुट एचटीएस यानी कि हयात तहरीर अल शम का कब्जा हो गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा है। इधर इजरायली कमांडो 50 सालों बाद सीरिया में घुस गए हैं और इन्हीं सालों में सीरिया का विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने असद की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। मस्जिदों में अब जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस तबाही के बीच इजराइल ने दांव खेला है। नेतन्याहू ने अपने कमांडो सीधे सीरिया भेज दिए। अब उनका सीधा प्लान है कि सेना के भाग खड़े होने का फायदा उठाया जाए। इजरायली कमांडो अब सीरिया की जमीन पर मौजूद है। आइए आपको सीरिया में चल रहे भयंकर विद्रोह की पूरी टाइमलाइन बताते, इसके पीछे किसका हाथ था वो भी बताएंगे। इस बीच इजराइल का खतरनाक प्लान भी बताते हैं। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दमिश्क की एक मस्जिद में लोगों को विद्रोही गुट एचटीएस का नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जमकर भाषण दिए। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता खत्म हुई तो जश्न मनाया जाने लगा। अब आप कहेंगे कौन अबू मोहम्मद अल जुलानी? तो सबसे पहले आपको बताएं कि वही है जिसने 50 साल पुरानी असद की सत्ता की नींव हिला दी। ये वही जुलानी है जो कभी कैंप बुका अमेरिका की जेल में बंद था, जो दक्षिणी इराक में स्थित है, वहां बंद था। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उसी जेल में आईएसआईएस, अल कायदा और दूसरे जिहादी गुटों के बड़े बड़े नेता कैद थे। इस जेल को दुनिया भर में आतंकवादियों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ पर जुलानी ने अपने दिमाग और अपने विचारों को और धारदार किया। इस दौरान उसने अल कायदा के नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत किए, विचारधारा के साथ खेलने के लिए खुद को तैयार किया। खासतौर पर अबू बकर अल बगदादी के साथ संबंध मजबूत किए। उसने कुख्यात आतंकियों के साथ दोस्ती की और उनके प्लान सुने और एक नई विचारधारा विकसित की। हालांकि वक्त की नजाकत को समझते हुए जुलानी ने इन सब का साथ छोड़ दिया, लेकिन विचारधारा को इसने सीरिया में खूब भुनाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जुलानी एक आतंकी है या एक नेता? इसके पीछे कई पक्ष है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने जुलानी के एचटीएस को आतंकी संगठन करार दिया है, जबकि जुलानी के सिर पर $10 मिलियन यानी कि लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे एक कट्टरपंथी मानते हैं, वही एचटीएस के बदले स्वरूप को देखकर कुछ लोग उसे सीरिया का भविष्य बताते हैं। बहरहाल इन सब के बीच अब सीरिया में तख्ता पलट होने के बाद इजराइल की एंट्री हो चुकी है। साल 1974 की संधि के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा। इजराइल की सेना के कमांडो 50 साल बाद सीरिया के अंदर 10 किलोमीटर तक घुस गए हैं और उन्होंने इस इलाके पर बफर जोन बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने रविवार को सीरिया में घुसकर 7 सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जहां इजरायली वायुसेना ने कई सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। इसमें खालखला एयरबेस और सैन्य अड्डा भी शामिल है। इस दौरान इजराइल ने सीरिया की सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस कार्यालय को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि ईरान सीरिया के अंदर हथियारों को लेकर फैक्ट्री चला रहा था और उसके विशेषज्ञ वहां मौजूद रहते थे। ये मिसाइलों का विकास करते थे। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इजरायली सीमा से सटे सीरिया के गांव वालों को अर्जेंट वार्निंग दी है ताकि बफर जोन बनाने में कोई बाधा ना आ पाए। बता दें कि अमेरिका बॉम्बर्स ने इजराइल के साथ मिलकर सीरिया के सैन्य ठिकानों और केमिकल वेपन की फैक्ट्री पर जोरदार हवाई हमला करके उसे तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों को डर था कि हथियार विद्रोहियों के हाथ में पड़ सकते हैं। इस बीच जमीन से भी इजराइल की सेना सीधे तौर पर सीरिया के अंदर एंट्री मार चुकी है। इजराइल ने बाकायदा कहा है कि उसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए कदम उठाया है। इजरायली सैन्य सूत्रों ने यह कहा है कि यह हमला बहुत ही भीषण था। असद शासन खत्म हो चुका है। ऐसे में सीरिया से ईरान का प्रभाव भी खत्म हो गया है। इसी वजह से इजराइल ने मौका देखते ही अपने कमांडो वहां उतार दिए हैं। ऐसे में अब इसका परिणाम यह साबित हो सकता है कि ईरान सीरिया के रास्ते अब लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार नहीं भेज पाएगा। जी हाँ, इससे पहले आप समझ लीजिए उस पूरी टाइमलाइन को कि कैसे सीरिया में विद्रोहियों ने अपनी साख जमाई, जिस पर आज भारत की भी नजर है। 27 नवंबर 2024 सीरिया की सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष की शुरुआत इसी दिन हो गई। तनाव बढ़ता गया। 1 दिसंबर 2024 को सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा जमा लिया। 5 दिसंबर 2024 को एचटीएस ने बाद में हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया। तब तक सीरिया के अंदर विद्रोही मजबूत होते चले गए, जहां 6 दिसंबर को
दारा भी स्थानीय विद्रोह गुट ने इस पर कब्जा कर लिया। 7 दिसंबर होम्स पर एचटीएस के लड़ाकों का कब्जा हुआ। 8 दिसंबर को दमिश्क में विद्रोही लड़ाके घुस गए। इसी बीच राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर भागने का फैसला कर लिया, जहां अभी वो पुतिन की शरण में रूस में पहुंच गए हैं। इधर राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुस गए हैं। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। मौजूदा समय में पूरे दमिश्क शहर में कानून व्यवस्था तबाही के मोड़ पर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। अब विद्रोही उसे ठीक करने में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक विद्रोही गुटों ने अपने लड़ाकों को सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया है। बहरहाल भारत ने कहा है कि सीरिया के मौजूदा हालात पर उसकी नजर है और भारत के नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।